पे आप लोग कब कायम हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा कहाँ थी? मुझे साबित कर दीजिए। हड़प्पा से कोई एक मूर्ति निकली हो? अगर साबित कर दिया, अगर साबित कर दिया, हड़प्पा अगर से साबित अगर कर कोई दिया, आप क्या एक करेंगे? मूर्ति निकली हो, आप साबित कीजिए। सिविलाइजेशन द्राविड़ों को आपने यहाँ से धकेला है कि नहीं बाहर? आप द्राविड़ हैं? द्राविड़ों का आप मजहब क्या एक है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी यू विल बी कॉट लाइक, आप द्राविड़ हैं? आप द्राविड़ हैं? हम द्राविड़ जब हैं या झूठ नहीं है, बोलेंगे ना, लेकिन यहाँ पे जब द्राविड़ झूठ थे ना। बोलेंगे ना, तो इसी तरह कब पकड़े जाएंगे आप? कोई इंसान एक के अंदर, हर आदमी दूसरे से अलग है। आपके माँ और अनम जी की माँ एक है? बिल्कुल अलग है। इंसान एक कैसे बनता है? अरबों को आप अपना माई बाप क्यों मानते हो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ हिंदुस्तान से। अब हम अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। अभिषेक मिश्रा जी की बात करें, प्रोफेसर ऑलमोस्ट सब जानते हैं और बहुत लंबे अरसे के बाद हमारे चैनल पर आए, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर है मियां आसिफ, जो के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और बहुत ही अच्छा सेशन इंशाल्लाह अभी ये होगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्रिया, आपने मौका दिया। थैंक यू अनम जी, आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, थैंक यू। अच्छा सर, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक जो है वो एक ऐसा संजीदा टॉपिक है जो कि काफी लंबे अरसे से चलता आ रहा है, और हम कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान कुछ और कहता है। दो तरफा स्टेटमेंट्स आती है हमेशा, लेकिन अभी तक क्या सच है क्या नहीं, दोनों तरफा अलग अलग स्टेटमेंट्स नजर आती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भाई भाई कलमे का रिश्ता है, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान के दिल में थोड़ी बहुत हम उस तरह की नफरत देखते हैं पाकिस्तान के लिए। हमेशा वो अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देता है। अब हम बात करें अफगानिस्तान के रास्ते से जो टीटीपी के मिलिटेंट पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, और टीटीपी पाकिस्तान में जगह जगह जो फट रही है। अगर हम बात करें टीटीपी की, तो टीटीपी ये खुद क्लेम कर चुका है कि मैंने इसी जगह पे बम धमाके किए हैं। अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी एक अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामिक कौंसिल के अंदर टीटीपी के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें अफगानिस्तान के टीटीपी के साथ ताल्लुकात का बताया है कि अफगानिस्तान टीटीपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैला रहा है। इस हवाले से भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि इसे रोकथाम की जाए, और रिमार्क्स सख्त दिए हैं। सर, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान अगेंस्ट, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि हमेशा हमने अफगानियों को जगह दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया, सहूलियात दी, और काफ़ी जगहों पे हमने हर चीज़ की जो कि अफगानियों के हक में बेहतर थी, लेकिन अफगान पाकिस्तान के दुश्मन बने नजर आते हैं। इसमें क्या सच्चाई है, आप क्या कहेंगे? फर्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी मियां से। देखें, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात पूरी दुनिया को पता है कि शुरू से ही ऐसे रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से ही हालात ये चलते आए हैं। उसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। कुछ रीजंस वो रहे हैं कि जब जो अफगानिस्तान, जो मौजूदा अफगानिस्तान है, ये कोई बहुत पुराना कंट्री नहीं है, बहुत पहले से नहीं है। इसको ज़्यादा से ये 1749 में आके अहमद शाह अब्दाली ने इसको वहाँ पे कायम किया है, और वो एक जर्नैल थे नादिर शाह के। इससे पहले जो काबुल और कंधार जो थे, वो जो उस वक़्त का मुग़ल एम्पायर थी उसके प्रोविंस हुआ करते थे। तो ये हमारे अपने इलाके थे, कोई बाहर से के इलाके नहीं हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके बाद से उनको अपनी बका का हमेशा से मसला दरपेश रहा है, क्योंकि वो हमेशा से सब कॉन्टिनेंट के साथ मुंसलिक थे। सप्ता सिंधु इंडस सिविलाइजेशन जो है इसके साथ वो अटैच होते थे, तो इस वजह से मसला था। जब पाकिस्तान बना है, जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गए हैं, तो उसके साथ ही जो हमारे अफ़गान दोस्त थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रेशा दवानियों का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और वो रेशा दवानियाँ ऐसी थीं कि पहले पाकिस्तान को तस्लीम ना करना, हालाँकि डिविडेंड लाइन जो बनाई गई थी, जो बल्कि तस्लीम शुदा सरहद थी, ब्रिटिश दौर में बनी थी, उसमें भी बहुत से जो पार्ट्स थे उस वक़्त के, जो नूरस्तान है, जो हमारा वादी कैलाश, काफ़िरिस्तान जिसे कहा जाता था, वो अमीर अब्दुर्रहमान ने उस वक़्त हमला करके उस पे कब्ज़ा कर लिया, दे दिया गया उन्हें। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो तब से ही ये इश्यू चलता आ रहा है। शुरू दिन से पहले फ़कीर एपी की मूवमेंट शुरू करवाई गई उनकी तरफ से। दूसरी तरफ हमारे कुछ दोस्त जो बाचा खान खुदाई खिदमतगार तहरीक थी, जिन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दी, जो चलती रही। उसके बाद मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक आजकल बड़ी स्पीच मारूफ हो रही है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बार-बार अफ़गानिस्तान के बारे में यही कह रहे हैं कि तुम लोगों के पास है क्या? आते तुम लोग हर वक़्त हमारी तरफ हो।
कमाने के लिए यहाँ पे आते हो, काम करने के लिए यहाँ आते हो और हमारे खिलाफ वर्किंग भी करते हो। तो ये कोई नया सिलसिला नहीं है, बड़े अरसे से जारी है। हत्ता कि तंग आके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास, बल्कि उस वक़्त वहाँ से जो लोग थे, जो उस वक़्त की उधर की हुकूमत के बागी थे, इधर आ जाते थे। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, जो उनका कातिल था, वो भी अफ़गानिस्तान से आया था और अफ़गानिस्तान के शाही ख़ानदान से उसका ताल्लुक था। तो इसलिए ये कोई नया सिलसिला नहीं है। तो वही सिलसिला चलता आ रहा है और अभी तक मौजूद है और जब भी पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी-सी स्पेस उन्हें दी जाती है, थोड़ा-सा नरम गोशे का मुज़ाहरा किया जाता है, तो वो ये समझते हैं कि इनको जब एक रवायत मशहूर है ना कि कोई हाथ मिलाए तो वो बाजू खींचने की कोशिश करते हैं। तो उनकी तरफ से ये सिलसिला जारी है मुसलसल और टीटीपी को सपोर्ट किया जा रहा है। जो अमेरिकन असला जो वहाँ रह गया है, वो उनको दिया जा रहा है और कुछ साथ हमारे इर्द-गिर्द के जो हमसाया ममालिक हैं, उनकी भी टीटीपी को सपोर्ट रहती है। तो इसलिए मिल-मिला के पाकिस्तान के खिलाफ जो अफ़गानिस्तान की तरफ से जो शुरू किया गया है सिलसिला, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये उसी वक़्त ख़त्म होगा जाके, जब तक अफ़गानिस्तान इस मौजूदा बाउंड्री को तस्लीम नहीं कर लेता और जो हालात हैं, जो इलाकाई मामलात हैं, उनके साथ जीना शुरू नहीं कर देता। क्योंकि कहीं पे भी आप किसी को ज़िच करके कभी भी रह नहीं सकते, कभी भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते और फिर ऐसे मुल्क के खिलाफ जहाँ पे आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पे हो, जहाँ पे 33 लाख तो जो रजिस्टर्ड अफ़गान हैं, उसके अलावा जो हमारा जो कैलकुलेशन है मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा लो जो अफ़गानी हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं। सारे कारोबार इन्होंने लेकिन सँभाल रखे हैं, सारी लेकिन सर जी। सर मैं यहाँ आपको सॉरी कट कर रही हूँ। आपने कहा है कारोबार संभाल रखे हैं, नो डाउट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान की यहाँ पर। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स देखें तो हम ये देखते हैं, मैं अपने नजरिए से भी बता रही हूँ कि हम ज्यादातर अफगानियों को देखते हैं या तो वो जॉबलेस होते हैं, मतलब वो रेडियां लगाई होती हैं, कहवा बेच रहे होते हैं, चाय के ढाबे होते हैं, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। मतलब जॉब्स रेशियो अच्छे लेवल पे या कुछ इस तरह की नहीं है यहाँ पर। एजुकेशन की बात करें खैबर पख्तूनख्वा में, आपको ही पता है एजुकेशन रेशो क्या है, अफगानियों की रेशो क्या है। पठान वैसे भी कुछ ज्यादा पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को। दूसरी बात, अगर हेल्थ की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर भी ज्यादा हेल्थ का निज़ाम कुछ खास नहीं है और ज्यादा रेशो ही 52.6% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो सर इससे क्या मतलब हम क्या उनके दिलों में यही बात है कि हमें यहाँ रख के भी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही? इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि उनके पास जॉब्स रेशो नहीं है या आला नौकरियां नहीं हैं। तो होता ये है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, मुहाजिर बन के जाते हैं, तो उनको वो सरकारी नौकरियां उस तरह नहीं मिलती जब तक आप वहाँ पे लीगल नहीं होते और लीगली जब आप वहाँ के सिटीजन नहीं होते तो इस तरह गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं सकती। बाकी आपने खुद ही कह दिया, कहवा बेचने वालों से लेके रेडियो तक, लाहौर में तो बड़े-बड़े प्लाज़े भी उनके पास हैं। अब तो वो लोग असेंबलियों में पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने जो मैं यही बात कर रहा था कि हर छोटे से छोटा काम, लेबर क्लास से लेके बड़े कामों तक, क्योंकि उनके पास बहुत आसानी है, वो स्मगलिंग उनका एक बहुत बड़ा वतीरा है, वहाँ से आते हैं, पैसा खुला होता है उनके पास, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। हमारे लोग जो हैं बेचारे डंकियाँ लगा-लगा के, कोई यूनान जा रहे हैं हमारे नौजवान, कोई इटली जा रहे हैं और रास्ते में सैकड़ों के हिसाब से चंद महीनों के अंदर जो हादसात का शिकार हो चुके हैं। लेकिन उनके लिए बड़ी आसानी है कि वहाँ से उन्होंने एक फेरा लगाना है इधर, उनके पास सरमाए की कोई कमी नहीं रहनी। उन्होंने आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बड़े-बड़े प्लाज़े उन्होंने यहाँ पे खरीद रखे हैं, बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट के काम उनके हैं, ट्रॉले उनके चलते हैं। यानी कि इस वक़्त इकोनॉमी पे मैं समझता हूँ कि 15 से 20% जो है हमारे अफ़गानी काबिज़ हो चुके हैं। और दूसरी बात आपने जो की, वो जो आज का टॉपिक नहीं है, उस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं वज़ाहत आपको कर दूँ कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा जो है वो पठान हैं, केपीके वाले लोग मौजूद हैं। आर्मी में वो अपनी आबादी से डबल रेशो के साथ मौजूद हैं। इसी तरह बाकी इदारों के अंदर भी वो मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, आप आबादी के रेशो के हिसाब से देखें तो हमारे केपीके में हैं। शायद आपके लिए हैरानकुन बात हो कि केपीके में मेरा ख्याल है कि शायद हर 9 या 10 लाख पे एक यूनिवर्सिटी है। सिंध के अंदर 15-16 लाख पे यूनिवर्सिटी है और पंजाब के अंदर 35 लाख पे एक यूनिवर्सिटी है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और दूसरी बात ये, उनको हम पंजाब यूनिवर्सिटी में फ्री तालीम दे रहे हैं, जहाँ पे हमारे पंजाब के बच्चे नहीं फ्री पढ़ सकते। लेकिन उनको वहाँ पे हज़ारों बच्चे जो हैं पंजाब की यूनिवर्सिटियों में केपीके के फ्री पढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो ख़ैर एक अलग इश्यू है। तो वो लोग हमसे ज़्यादा आगे हैं तालीम में। हाँ, हर तरफ शायद ना हो, लेकिन तालीम में बहरहाल वो लोग हमसे ज़्यादा आगे हैं, सरकारी जॉब में वो लोग हमसे ज़्यादा आगे हैं। जी।
बिल्कुल सही। सर से सवाल करना चाहूँगी। अभिषेक सर जी, आप मुझे बताइएगा, जिस तरह से इस मुद्दे पर हम देखें, तो ये भी नज़र आता है कि अफ़गान जो हैं वो, या इस टाइम वो कहते हैं कि इंडिया जो है या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हमारे हक़ में बेहतर है, पाकिस्तान नहीं बेहतर। जबकि शुरू से ये एक चीज़ है कि ला इलाहा के नाम पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिश्ता, और भाई-भाई हम कहते हैं आपस में। तो दूसरी तरफ अफ़गानी अब इंडियन क्यों चाहते हैं, इंडिया को क्यों चाहते हैं, इंडियन क्यों सपोर्ट करते हैं? लास्ट हम मैच की भी अगर बात कर लें, तो राशिद पठान ने जिस तरह से इंडियन विक्ट्री पे काफ़ी अपनी अपनी जीत पर इंडिया का झंडा लहराया, और काफ़ी चीज़ें ये नज़र आई। तो ऐसा क्यों नज़र आता है, और क्या कहेंगे आप सर की बातों से इत्तेफाक करते हैं? पहली बात तो आसिफ साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल हम लोग बात करेंगे, बट आई थिंक ही इज़ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, काफ़ी अच्छे हैं ये थॉट प्रोसेस में, एंड आई होप ही विल अप्रिशिएट। पहली बात, मुझे आप लोग की बात करने का कुछ, वो जो एक्सप्लेनेशंस के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे थे, जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, समझ ही नहीं आता। पठान, पंजाबी, अफगानी, पाकिस्तान में कौन पंजाबी है, कौन पठान है? तो आप नेशनलिज्म को तो नफरत करते हैं। यहाँ पे तो हमें गालियां देते हैं, हिंदू अगर अपने राष्ट्र की बात करें, नेशनलिज्म की बात करते हो, तुम तो नेशनलिज्म बुरी चीज है, पाकिस्तान में नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। हु इज पठान? नो वन इज पठान। तो जो अफगानी है वो आप उसके ऊपर एहसान थोड़े कर रहे हो। आपने भारत को तोड़ा है इस्लाम के लिए। जो इस्लाम को मानता है वो उसका देश है। आप वहां पे कैसे बात कर रहे हो? हम पंजाबियों के ऊपर इतनी यूनिवर्सिटी है, सिखों के, अरे सिंधियों के ऊपर है। अगर आपको पंजाबी और सिंध बनाना तो फिर मुसलमान कहां गया? अगर आपको पंजाबी, सिंधी और पठान बनाना है तो मुसलमान कहां गया उसमें? मुसलमान वो बनेगा ही तब जब पंजाबी, सिंधी और पठान मर जाएंगे। नो मुसलमान कैन एवर टेक बर्थ इफ इज स्टिल अ मुस्लिम एंड अ पंजाबी एंड अ सिख एंड अ सिंधी एट द सेम टाइम। वो तो भारत बन गया। वो तो हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो आप तो भारतीयता की बात कर रहे हो, फिर कह रहे हो अखंड भारत भी नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में अगर आप नहीं जाएंगे तो ये मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे। मैं अफगानिस्तान की जीत पे भारत से ज्यादा जश्न मनाता हूं, ये सच बात है। वो भी मुसलमान है, लेकिन पाकिस्तान की जीत पे मुझे वाकई में दर्द होता है, ये भी सच है। वो भी मुसलमान है। ये ऐसा बिहेवियर क्यों है, नहीं समझ में आता। मेरे ईरानियन बड़े जबरदस्त फ्रेंड हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कम से कम 20 मेरे ईरानियन फ्रेंड्स हैं मेरे फोन सर्कल पे। मैं जब हैम्बर्ग में था तो मुझे हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में एक बार मेल आया, एक बड़ी प्रोग्राम होता था जब हम पीएचडी कर रहे थे, तो हमें आया कि 2 इंडियन आए हैं, आप उनके बडी बना दिए गए हैं, पीएचडी के लिए जानकारी लेने आए, आप उनको एयरपोर्ट से लेने चले जाइए। मैं चला गया लेने भाई एयरपोर्ट पे। तो जब मैंने उनको मिला, मैं हिंदी बोलने लगा, तो वो कहे भाई हमको हिंदी नहीं आती। मैंने कहा ये कैसा इंडियन है भाई? नॉर्मली साउथ में भी कई लोगों को हिंदी नहीं आती है, मगर वो देखने में नॉर्थ वाले ही लग रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई हम तो ईरानियन है। मैंने कहा हेलो, मेरे मेल पे आया कि आप इंडियन है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने इंडिया के चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, हम सेकंड पीएचडी यहाँ हैम्बर्ग से करना चाह रहे हैं, वो हमने लिखा है। वो समझ ही नहीं पाए। हमने कहा अच्छा अच्छा। फिर हम लोग बैठे, बातचीत किए, और वो जो उन्होंने बातचीत की वो मैं यहाँ पे अभी नहीं करना चाहता। तब मुझे समझ में आ गया था कि ईरान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। उनकी बातें ही सुन के मैं समझ गया था। तो अब आप ये बताइए, आप नेशनलिज्म की बातें किए पड़े हो यार, मैं हैरान हूं। अभी आसिफ साहब ने कल मुझसे कह दिया था कि हिंदुस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, और ये टू नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। टू नेशन थ्योरी है कि भारत का मुसलमान एक कौम है, और आसिफ साहब मुझे कल बोल रहे भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, और ये टू नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान। तो आप अफगानिस्तान के और हमारे रिश्ते सिविलाइजेशनल हैं, ठीक है। वो मुसलमान बन गए, पहले बुद्ध थे, फिर हिंदू थे उसके पहले। अब चूंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, आप नस्लें बदलना चाहते हैं, और वो नस्लें बदलने के लिए 2 ही तरीका इस्तेमाल करते हैं। पहले आपने फोर्स किया, आपको समझ गया, आ गया। फोर्स का जमाना तो बहुत पहले ही चला गया। अब आपने शुरू किया इंटेलेक्चुअल फोर्स। इंडियन, वो क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया से लेना देना नहीं है, इस सिविलाइजेशन का इंडिया से लेना देना, पंजाब का इंडिया से लेना देना नहीं है, सिंध का इंडिया से लेना देना नहीं है, किसी का इंडिया से लेना ही देना नहीं है। इंडिया जो है उत्तर प्रदेश के या साउथ इंडिया के किसी इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था। अब आपका कॉन्सेप्ट ही इंडिया का, ये हम क्या करें? मैं तो हैरान हो रहा था, नेशनलिज्म की बातें चल रही है, पठान, पंजाबी, पख्तून, ये क्या चल रहा था?
मुसलमान कहाँ गया उसमें? आपके यहाँ कोई मुसलमान रेफ्यूजी नहीं बनेगा, बल्कि हर भारत के पास मुसलमान का आपके ऊपर हक है, उसको वहां जाना चाहिए। वो जा नहीं रहा, ये अलग बात है, क्योंकि वो यहां पे पूछे जाता। तो यू आर अ लैंड फॉर इंडियन मुस्लिम्स। और 1947 से पहले, कम से कम 1947 से पहले तो आप हिंदुस्तान ही थे। अब आप ये कह रहे हो कि वो इंडियन अलग हो गए, वो हमारे, हम उनसे डिफरेंट मुसलमान है। हम डिफरेंट है तो फिर एक मुसलमान एक कौम कैसे बन गई भाई? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोगों के ज्ञान के आगे नतमस्तक हूं, और आपकी जो समस्या है वो ज्ञान की है, नॉलेज की है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने की है। मैं हाथ जोड़कर विनम्र, एक मिनट बस, एक लास्ट सेंटेंस कंक्लूड करूंगा। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करो, मैं यहां जीतने या हारने नहीं आया, ठीक है ना? आप मेरे अपने हैं, मेरे दृष्टिकोण से। चूंकि मेरा दृष्टिकोण क्या है, अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आपको ये फैसला करना है कि क्या अभी पिछली बार मैं बोलना था, आसिफ साहब ने, इन्होंने कहा कि जी पाली प्रकृति से हमारी पंजाबी निकलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे हैं कि हम अरबी को प्रमोट करेंगे, तो कम से कम पंजाबी का अरबी कनेक्शन बता देते, वो भी नहीं हो पाया। उर्दू का अरबी कनेक्शन बता देते, वो भी नहीं हो पाया। तो सिट डाउन, सोचिए। हिंदुस्तान के घटिया लोग हैं, हिंदुस्तान महा घटिया है। इंडिया तो एकदम कूड़ा है, वहां पे आज भी लोग शौच खुले में कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के घर में जाके कर दे रहे हैं। यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं है, चांद पे कोई नहीं गया था, वो बेसिकली एनिमेटेड कुछ एनिमेशन करके मूर्ख बना, हम सब मान रहे हैं। मगर अल्लाह का वास्ता, इस पर खुले ताले लगाएं, जो लगे हुए हैं उसको खोलें, और इसको आपने, जो अकल का दखल नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने न्यूक्लियर बम बना दिया है कि अगर कोई हमारे चाबी लेकर के पास आएगा, हम उस पर न्यूक्लियर बम मार देंगे। मैं, आसिफ साहब जैसे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मुझे पता है आसिफ साहब बहुत अच्छे इंसान है, वो दिल से अच्छे हैं, और जो उनका थॉट प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव है। तो मैं उनसे कहूंगा कि मैं अपनी हार आपसे स्वीकारता हूं, ये डिबेट आप जीत रहे हैं, सारे डिबेट आप मुझसे जीत रहे हैं, मगर प्लीज बैठिए और रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने आने वाले बच्चों को बताइए जी। और एक लास्ट, अच्छा, अब का हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ना करें, उसको ये ना ले जाएं कि टू नेशन थ्योरी शुरू से थी, यहाँ के सब अलग हैं, वो ना करें। टू नेशन थ्योरी को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रहने दें। थैंक यू सो मच। चलें, अनम, अब बात करूं मैं? जी जी सर, करें, आप बात करें। अच्छा, अभिषेक मिश्रा जी 2-3 साइड्स पे बात को ले गए हैं। पहली बात तो ये कि मेरी और इनकी इस बात पे एक बात तय है, वो रिबाहा के प्रोग्राम में होनी है, कि हमने जो बात की थी, संस्कृत एक अलग जुबान है और पंजाबी एक अलग जुबान है, इस पे बाकायदा हमारी बात होनी है। उस पे खैर अभी मैं टॉपिक को मोड़ूंगा नहीं, वो डॉक्टर साहब की और मेरी बात होगी बाकायदा, और उस पे बाकायदा तौर पे ये चीज़ मैं प्रूव करूंगा कि जो पंजाबी है इंटायरली डिफरेंट, जो संस्कृत है वो हमसे एक अलग जुबान है। दूसरी बात, जो इन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, ये वाली, कि इनको उनकी जीत पे तो खुशी होती है, लेकिन पाकिस्तान की जीत पे यकीनन कुछ थोड़ी बहुत उनको वो रंजिश होती है या परेशान होते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं, इन्होंने बुद्धिज़्म वाली, हिंदू वाली बात की, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि वो वहाँ पे बुद्धिस्ट रहे हैं, वहाँ पे हिंदू शाही बाद में रही है, पहले बुद्ध थे वो लोग, और वो चलता रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो पंजाब का ही एक काबुल सूबा होता था। उसके अलावा जो कंधार तक, वो पंजाब के साथ अटैच था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पंजाब की जो धरती है, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो डॉक्टर साहब को मैं बस इतना कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आप लोग संभाल लीजिए अपने गंगा जमुना को, आप रखिए अपने पास, हमने कभी उस पर दावा नहीं किया, लेकिन एक बात तो क्लियर कट रखें, हमारी जुबान अलग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की और आपकी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी नस्लें अलग हैं, हमारे रंग रूप अलग हैं, हमारी इवन सोच तक अलग है। तो इसलिए आप इस बात को इस तरफ ना आया करें, हमारे दरियाओं के रुख तक अलग हैं यार, आपके दरिया उधर को जा रहे हैं, हमारे दरिया साउथ में जा रहे हैं। तो हम लोग, ये आज का मामला नहीं है, ये हजारों साल पुराना मामला है। हमारा हड़प्पा जब मौजूद था, तब बाकी हिंदुस्तान में कुछ नजर भी नहीं आता था। हमारे जो हीरोज हैं, आपको तो हीरोज भी हमारे लेने पड़ते हैं, नाम भी आके आप हमारी तरफ से लेके जाते हैं। तो जो हमारे लोगों ने उस वक्त किया, तो इसलिए इस बात को तो आप छोड़ दीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप उधर करेंगे।
बाकी टू नेशन थ्योरी वाली जो बात है, टू नेशन थ्योरी जब बनी है, जब मामलात उठे हैं, हर चीज के पीछे सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये आपको भी पता है, जब यहाँ पे उर्दू नाफज की गई अंग्रेज की तरफ से साउथ इंडिया में, क्योंकि जाहिर बात है हमें तो फतह करवाया था इन लोगों ने ही। ये भी शायद आपके लिए अनम नई बात हो कि हम लोग सबसे एंड पे फतह हुए थे। पंजाब जो है सबसे एंड पे आया था। ये 100 साल पहले बंगाल पे काबिज हो चुके थे ब्रिटिश। डॉक्टर अभिषेक साहब के इलाके पे तो उससे बहुत पहले पुर्तगाली काबिज हो चुके थे, सैकड़ों साल पहले। हमें फतह करने इन्हीं के लोग आए थे ब्रिटिश के साथ मिलकर। बंगाल की फौज थी, यूपी की फौज थी, साउथ इंडिया की फौज थी, जिन्होंने आके पंजाब फतह किया था। और वाहिद पंजाब ही था जहां पे 7 जंगें हुई थी। बाकी ब्रिटिश एक एक जंग में जीतते जा रहे थे। और इसी के बारे में कहा जाता है कि एक एक इंच के दिफा के लिए लड़े थे यहाँ पे हमारे पंजाबी, और इन्होंने इस इलाके को किया था। तो ये एक अलग बात है, मैं इसलिए कहता होता हूँ कि उस पे ना जाएं। लेकिन जब उर्दू नाफज अंग्रेजों ने की, ब्रिटिश ने की, हमने नहीं की थी, तो उस वक्त, उसके बाद जब हिंदी नाफज बाद हुआ, जहां से टू नेशन थ्योरी जन्म लेती है, तो हालात बनाए जाते हैं, बनते हैं। और इसमें माजरत के साथ बहुत ज्यादा जो हाथ था हमारे उस वक्त के, जो हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स थे, उनका ज्यादा हाथ था। अगर वो उस वक्त खुले दिल का मुजाहरा करते तो शायद टू नेशन थ्योरी की जरूरत ही ना पड़ती। टू नेशन थ्योरी एक हकीकत थी, एक हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फाउंडर जो पाकिस्तान के थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था इंडिया के मुसलमानों के लिए भी कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ वफादार रहें। आप लोग जहां पे रह रहे हैं, जहां पे इस वक्त हिंदुस्तान बना है, आपको उसका वफादार रहना है। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पे 11 अगस्त को अपनी स्पीच में कहा था कि आप आजाद हैं, आप अपने मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गिरजा में जाएं, जहां पे भी जाएं, आप लोग आजाद हैं। तो इसलिए टू नेशन थ्योरी का कतन भी ये मतलब नहीं है कि ये एक सिर्फ मुसलमानों का इलाका हो गया। यहाँ पे हमारे फाउंडर ये बात कह चुके हैं कि हर किसी को आजादी है, और हर किसी को ये आजादी मौजूद है। और हमारे यहाँ जिस तरह जगह जगह हिंदू जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, सिख हैं, जो सारे लोग, कोई एमएनए हैं, कोई एमपीएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, हुकूमतों में बैठे हुए हैं और बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो वो तो एक मौजूद है अपनी जगह पे। इसलिए ये कहना कि टू नेशन थ्योरी के नाते अफगानियों का हक है कि वो यहाँ पे आ जाएं, तो ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है। जब एक मुल्क मौजूद है, बॉर्डर्स मौजूद हैं, तो किसी को इजाजत दी भी नहीं जा सकती। हाँ, इलाका किसी का खराब हो रहा है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, वहां पे अगर हालात ऐसे क्रिएट हो गए हैं, कोई काबज आ गया है, वो लोग भाग के हमारे पास पनाह लेने आ रहे हैं, चलें, उसको तो जस्टिफाई किया जा सकता है कि पनाह लेने आ रहे हैं। वो बराबर के शहरी हो नहीं सकते। और फिर उसके बाद जब वो अगला सिलसिला शुरू कर दें कि हम जाएंगे वहां पे और इस तरह दहशतगर्दी करके उनकी हुकूमत को अपने दबाव में ले आएंगे या उनके लोगों पर प्रेशर कर लेंगे, तो इसकी कतई इजाजत दी नहीं जा सकती। तो इसलिए अफगानियों का ये कहना कि उनका हक है कि वो यहाँ पे आके रहें, है कि वो यहाँ पे आए, इस तरह नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान उस वक्त बना था, जो 4 सूबे थे मौजूद उस वक्त, जिसमें बंगाल था, पंजाब था, सरहद था, सिंध था, और बलूचिस्तान तो खैर बाद में एज ए सूबा बना है। उस वक्त कोयटा का जो एक प्रिंसली, जो वहां पे एक शाही जिरगा था, उसने उसको शामिल करने का फैसला किया था। बलूचिस्तान ऐसा चाहे सूबे के तौर पे नहीं था। तो इन सूबों ने मिलकर बनाया था पाकिस्तान। करारदाद पाकिस्तान में भी वाज़ेह तौर पे यही लिखा हुआ है, जो 1940 वाली है, जिसको करारदाद लाहौर थी, लेकिन हमारे इन्हीं दोस्तों ने उसको करारदाद पाकिस्तान कह कह के इतना जिद पे लिया इन लोगों को कि वो खड़े हो गए कि हाँ, अब ये करारदाद पाकिस्तान ही है। तो सूबों का वजूद उस वक्त भी मौजूद था। और कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बंगाल में भी यही बात की थी कि जो नेशनल लैंग्वेज है, जो सरकारी जुबान है, जो राब्ते की जुबान है, वो उर्दू होगी। लेकिन सूबों को ये हक है, ये ढाका में उनकी स्पीच है, कि सूबों को ये हक है कि वो अपनी अपनी जुबान को भी उसी हिसाब से फरोग दें अपने इलाकाई मामलात के लिए। सूबों के अंदर सूबाई सतह पे वो अपनी जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने उस दिन भी आपको वाज़ेह किया था कि अरबी के हवाले से ये है कि अरबी को सिर्फ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना, कुरान पाक का जो सही मतन है उसको अरबी के हिसाब से चलाना, अरबी का दुरुस्त मतन बाकी रखना, वो रिलीजियन के हवाले से है। लेकिन अरबी यहाँ पे अरेबिक जो है हमारी, ना तो वो सरकारी जुबान है, ना हमारी वो नेशनल जुबान है। जो सरकारी जुबान है राब्ते की, वो उर्दू और इंग्लिश ही है। तो इसलिए आप उसको गड़बड़ ना किया करें। लेकिन जो हमारा टॉपिक है, मेरा ख्याल है हमें उसी पे रहना चाहिए। मैंने आपकी जवाब का तो वो क्लियर कर दिया, जो अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। अब अफगानी, मैं हैरान हूँ इस बात पे
कि दुनिया में कोई इतना भी एहसान फरामोश हो सकता है कि आप सारी उम्र जाके एक इलाके में कमा रहे हैं, एक इलाके में बैठे हैं, वहां से आप कमा कमा के लेके जाते हैं, लेकिन एट द एंड जब कोई बात आती है तो आप उसी इलाके के खिलाफ खड़े हो जाएं, उसी मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस चीज की इजाजत ना तो कोई मुल्क दे सकता है, ना कोई महज़्ज़ब कौम दे सकती है, ना महज़्ज़ब मुआशरा दे सकता है। अगर कल को सऊदी अरेबिया में मौजूद पाकिस्तानी या अमेरिका में या यूके में कहीं भी मौजूद पाकिस्तानी इस तरह खड़े हो जाएं वहां की हुकूमत के खिलाफ, इस चीज की कोई भी तुक नहीं बनती, ना इजाजत दी जा सकती है। और ना ही जो मिलिटेंसी हो रही है टीटीपी के थ्रू, उसकी कहीं भी इजाजत दी जा सकती है, ना उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ना जायज करार दे सकते हैं। जी जी अनम। सर कुछ कहेंगे आप? मुझे इसमें अब ये कहना क्या चाहते थे, मेरी बात समझ में इनका दो पॉइंट मुझे लगा कि एक तो ये कहना चाहते हैं कि ये हमसे अलग हैं, टू नेशन थ्योरी, ये अलग का क्या डेफिनेशन है मुझे नहीं पता अच्छा इनकी। सर, ये चीज मुझे भी थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा। आपने ये बात कही है क्योंकि मेरे भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ये चेंज आया है कि आपने कहा है रंग शक्ल और ईच एंड एवरीथिंग आपने कहा हमारी अलग है, जबकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है हिंदू और मुस्लिम में सिर्फ एक नमाज का ही फर्क है। बाकी हिंदू और मुस्लिम में मतलब एक दीन का, एक मानने का है कि हम खुदा को मानते हैं, वो मजहब के मुताबिक मानते हैं बस। और तो मुझे नहीं लगता कि हम में और इनमें कुछ खास फर्क है। क्यों सर, मैं सही नहीं कह रही? अभिषेक सर बताइएगा, आप क्या आप भी इत्तेफाक नहीं करते? नहीं नहीं, मैं पहले आपको ना मैं बता दूं कि मैं फर्क क्यों कह रहा हूं, वो आप सुन लीजिए, फिर आगे हम बात कर लेते हैं। अभिषेक साहब इस पे फिर बात करेंगे। मेरी और अभिषेक साहब की इस पे दो टॉपिक्स पे रहती है, मैं इसीलिए पहले ये कह चुका हूं कि हमारी इस पे तफसीली बात होनी है, एक जुबान वाले मसले पे, और दूसरा ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का और बाकी का जो मौजूदा भारत है उसका जो मामला है, उस पर हमने भी तफसीली हमारी डिबेट रहती है। तो आप हैरान होंगी इस बात पे, जुबान का मैंने पहले कह दिया, हमारी जुबान अलग है, इनकी जुबान अलग है, हमारी नस्लें अलग हैं, हमारे ट्राइब्स, हमारी कास्ट, जो भी आप यहाँ पे जातें देखें, बिरादरियां देखें, ट्राइब्स देखें, इनके साइड पे जाके पंजाब क्रॉस करके, पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा, हमारा पंजाब और थोड़ा सा राजपूताना क्रॉस करें, बाकी सारा कुछ डिफरेंट हो जाता है, फिर वो एक नहीं रहता। तो ये ट्राइब्स एक हमारे अलग। एंथ्रोपोलॉजिकल क्वेश्चन है, सुनिए मियां आसिफ साहब, ये एंथ्रोपोलॉजिकल और पहले मेरी जेनेटिकल बात क्वेश्चन है, सुनिए। इसका सोशियोलॉजिकल एक आंसर नहीं बनता है। वो जीन अच्छा, पूल एक की मिनट स्टडी मेरी में बात जाना, हो जाने दीजिए। मैंने आपको अच्छा, 10 मिनट सुना, दूसरा मुझे ये कहीं मैंने और भी पहले जाना ये है। सुन कहा कि लीजिए, ज़ुबान हमारी अलग है। अच्छा, ज़ुबान पे इनके साथ वो हम पूरा टू मेरा एक नेशन थ्योरी प्रोग्राम पे, बना है हम टू जिसमें हम नेशन बात थ्योरी पे करेंगे। जब हम दूसरे साल पे बात करेंगे, हम कर लेंगे। अच्छा, लेट मी वाइंड, अच्छा, एक मुझे आपकी कहीं बात पूरी और भी होने जाना है। दीजिए। जो अभिषेक साहब जो उन्होंने बात की है कि हमारा, मैं कैसे कह रहा हूँ डिफरेंस है, बाकी ना खुशवंत सिंह एक बहुत बड़े राइटर हैं इंडिया के, आप भी डॉक्टर साहब जानते ही होंगे, खुशवंत सिंह बहुत बड़े राइटर थे। तो वो एक दफा तकरीर कर रहे थे लाहौर में, उन्होंने एक बात की पंजाबी में, मैं आपको सुना देता हूँ। पंजाबी में उन्होंने कहा था, कहते यार असी ना लाहौर आने आ ना ते सानू कोई कोझी कुड़ी बड़ी औखी लभदी है, यानी कि ते असी दिल्ली जाने ना तो उत्थे सानू कोई सोहनी कुड़ी लभ के लभनी पैंदी है। यानी इतना फर्क है हमारे और इनके। जो यानी मैं वो बात करता हूँ कि हमारे हर लिहाज से हमारे कद काठ जो हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, मैंने आपको रेजिस्टेंस वाला पहले बता दिया, पंजाब पे कब्जा करने में अंग्रेज ब्रिटिश पागल हो गए थे। तो वो डिफरेंस है, लेकिन उस पे मेरी और अभिषेक साहब की बात आंसर नहीं है, नाउ चाहे सर, आप भी प्रोग्राम रख लीजिएगा। मुझे कहीं लेकिन और भी। टू नेशन थ्योरी की जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मैंने वो बता दिया कि टू नेशन थ्योरी जो बनी है, जो सामने आई है, वो भी हमारे इन्हीं दोस्तों की वजह से, हमारे हिंदू भाइयों की तंग नजरी की वजह से टू नेशन थ्योरी हुई। अगर आप सिर्फ इतना देख लें, बंगाल बंगाल एक मिनट 1906 में सुनिए, बस तकसीम सुना किया अंग्रेजों ने सुनिए, अपनी इंतजामी हुकूमत आप के अगर लिए। वन साइडेड सिर्फ लेक्चर करेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे कहीं और भी जाना है, अदरवाइज आई विल वॉक आउट। अगर आप वन साइडेड करेंगे, यू आर स्पीकिंग फॉर लास्ट 15 मिनट्स। आप सुन लीजिए पहले आपकी बात। हिंदू भाइयों की तंग नजरी, गो एंड सी, ये कि हम तुम्हारा भगवान अलग है, हम इंसान एक कैसे बनता है? कोई इंसान एक, हर आदमी दूसरे से अलग है। आपके माँ और अनम जी की माँ एक है? बिल्कुल अलग है। इंसान एक कैसे बनता है? अरबों को आप अपना माई बाप क्यों मानते हो? आप अरबों के यहाँ पे जाते हो, अरब आके आपके यहाँ पे लड़कियों से शादी करते हैं और उसके बाद प्लेजर मैरिज करके छोड़ जाते हैं। आप क्यों शादी करवाते हो उनसे, अगर वो आपसे कौमियत में अलग है? आपने अरबों की जबान क्यों ले ली अपनी जबान? किसके अगर आपको पंजाबी पे इतना नफरत है, आप हमसे अलग हो, तो पंजाबी को अपना बनाते नेशनल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन में पंजाबी को लिखते कि हम लोगों को मतन सिखाने के लिए पंजाबी और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताने के लिए हम पंजाबी अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। हम पाली और प्रकृत और उसको अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, उसको हम पढ़ना चाहते हैं, वो तो अरबी ले आए आप।
आप अरबी भी सिखाओ, पाली भी सिखाओ, पंजाबी भी सिखाओ, अंग्रेजी भी सिखाओ, उसके बाद लोकल लैंग्वेज भी सिखाओ। और बात आप नेशन की कर रहे हो कि हमारा नेशन अलग है, कद काठी अलग है, आपका अरबों से भी अलग है, उनकी भाषा क्यों ले ली आपने रिलीजन के नाम पे? उनका रिलीजन और आपका आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी ओन कर रहे हो। जब आपने रिलीजन ले लिया आपने मुसलमानों का, तो आपको तो अपने सिविलाइजेशन को लात मारनी है, जो आप लगातार मार रहे हो। और कद काठी और रूप में कौन किससे एक है भाई? यूपी और बिहार में कभी नहीं, हमने कहा ही नहीं कि भारत कभी रेस की कॉन्सेप्ट है। भारत एक सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट है। आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है, आप वो तलवारों वाली भाषा समझ रहे हो। आपको सबसे पहले तो आप हार गए मुसलमानों से, सबसे ज्यादा यूं यूं खेल खेला आपके सिंध। जब मुसलमान अरबी आए, आप लोगों ने सलवारों, वो क्या नाम है, तलवार के आगे सलवार बदल लिया आपने। हमने लड़ा मुसलमानों से, हम बचे हुए हैं आज तक। हम अपनी हजारों साल की राखी गढ़ी की कल्चर, आप उसको अपना नहीं मान सकते। आपने अपने भगवान को, आपने अपने कल्चर को, अपने पहचान को, अपने सिविलाइजेशनल प्लेसेस को आग लगा दी है। आप मूर्ति पूजा करते हैं, आपके पुरखे मूर्ति पूजा करते थे। आपको हक नहीं अपने आप को हड़प्पन सिविलाइजेशन से जोड़ने का। हमें हक है। हमने मुसलमानों से भी लड़ा है और हमने अंग्रेजों से भी लड़ा है। हमने मुसलमानों को यही गाड़ दिया 76 उसके नीचे। आप बदल के मियां आसिफ अली हो गए, आपके बाप दादा मियां आसिफ अली नहीं थे। तो ये हमको कहानी मत सुनाइए कि हम अलग है। आपको अलग होने का शौक है तो अलग रहिए। कौन आपको बुला रहा है? आपको कोई नहीं पूछता आपकी दुनिया में, इस जमाने में मतलब नफरत हड़प्पन इतनी भरी हुई सिविलाइजेशन है। पे आप लोग कब कायम हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा कहाँ थी? मुझे साबित कर दीजिए, हड़प्पा से कोई अगर एक साबित मूर्ति कर दिया, निकली हो? अगर साबित कर दिया, अगर साबित कर दिया, हड़प्पा अगर से अगर साबित कर कोई दिया, आप क्या एक करेंगे? मूर्ति निकली हो, आप साबित कीजिए। मैं साबित कर हमारे दूंगा, आप यहाँ क्या तो करेंगे? मंदिरों से डांसिंग डॉल निकली है, डांस करने वाली, पूजा करने वाली मैं नहीं हजरत। ये तो मैं आप लोगों ने साबित अलेक्जेंडर कर के आने दूंगा, पे मूर्ति मैं पूजा शुरू कर साबित दी। कर दूंगा, तो तो क्या आपके अपने करेंगे? सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, वो तो अलेक्जेंडर के जो आए थे उनके बुतों से आपने मुतासर होकर सनातन धर्म बच्चों में से क्या शुरू था कर दी। क्या नहीं था, आप ये ना बताएं। मूर्ति पूजा की हाँ, तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो जो आपके आइडल्स हैं, जिनको की पशुपति सील और ये सारी सील है, इसको आप ओन करते हो। लॉर्ड शिवा को आप ओन करते हो। वो डांसिंग आइडल जो है, वो इंद्र की सभा की अप्सरा थी, उनको ओन करते हो। भगवान इंद्र को आप, अगर वो आप पंजाबी भगवान के नहीं हो, तौर पे नहीं है आप जलंधर पशुपति से आए की, हो और जो आप आप हमें बैल बता की रहे हो बात कि कर आप रही हैं। जलंधर का बैल यहाँ पंजाबी पे अलग है। खेती की एक निशानी था मिनट, हमारा, जलंधर का खेती अगर के तौर आपने पे कहा, है, अभी आपने जो आज कहा, भी मौजूद आपने है। कहा, सुन लेकिन लीजिए आप। हिंदुइज्म जो है, हड़प्पा का ग्यारह, मजहब खत्म नहीं था। आप, मैं हड़प्पा का इस्लाम को भी मजहब आपको हिंदू बहुत अच्छे नहीं से था। पढ़ा दूंगा। मैं, हिंदू आप सुन बाद में लीजिए। आए हैं आप लोग। आपने भी तो आके हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन, द्राविड़ों को आपने यहाँ से धकेला है कि नहीं बाहर? आप द्राविड़ हैं? द्राविड़ों का मजहब आप क्या द्राविड़, हिंदू था? एक मिनट, अभी यू विल बी कॉट लाइक, आप द्राविड़ हैं? आप द्राविड़ हैं? हम द्राविड़ जब हैं या झूठ नहीं है, बोलेंगे ना, लेकिन यहाँ पे तो जब द्राविड़ झूठ थे ना। बोलेंगे ना, तो इसी तरह कब पकड़े जाएंगे। आप द्राविड़ हैं, आप कह रहे मैं हड़प्पन हूं। जब झूठ हम बोलेंगे, और ये हड़प्पा की कम्युनिस्टों की, जमीन पे बैठे हुए हैं, टीवी पे सुन जमीन पे लीजिए। बैठे हुए हैं। यार, I'm द्राविड़ मैं leaving, नहीं हूँ, मैंने अगर पहले आप भी कहा, मैं ओवर में द्राविड़ बोलेंगे नहीं मैं हूँ। चला जाऊंगा। मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा आपको। मैंने बहुत शांति से 15 मिनट सुना, नॉन स्टॉप। आपको अगर बोलना है तो आप अपनी बात बोले, आप और अनम आपस में बात कर ले। मैं कौन सा आ रहा हूं पाकिस्तान को वो लेने? भाई, पाकिस्तान को छोड़ दिया हम लोगों ने। मगर अगर आपको सुनना है तो सुन लीजिए। झूठ से आप नहीं समाज को बदल सकते। अभी आपने ओन किया कि मैं द्रविड़ियन हूं, मैंने लड़ा है क्या नाम है, अंग्रेजों को। मैं ये क्या नाम है, सॉरी, हड़प्पन हूं, हमारे बाप दादा यहां पे हड़प्पन है। आप करो कि द्रविड़ियन आ गए, द्रविड़ियों ने हमको आके बढ़ाया, तो आप भाग गए। आप नीचे साउथ इंडिया में रहते हो। जब ये कम्युनिस्टों की और इनकी किताब पढ़ेंगे ना सर, तो यही होगा आपके पास। सो मैं फिर कह रहा हूं, बहुत कुछ है जो आपको सीखना पड़ेगा। आप मुझे अच्छे इंसान लग रहे थे, मगर चूंकि आपकी बातों में शुरू में आपने ये कि यहाँ पे बुद्ध थे और हिंदू। बुद्ध के पहले क्या था यहाँ पे भाई? हिंदू कौन है? सनातन क्या है? क्या पढ़ा आपने ऋग्वेद में? वेदांत में क्या पढ़ा है आपने? कुछ नहीं पढ़ा आपने वेदांत में। पहले पढ़िए जाकर के सर। 10 राजम युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद में, जाके पढ़िए उसको, फिर रिजेक्ट कीजिए। और अगर आप ये कम्युनिस्ट, ये खुशवंत सिंह और ये नाम है, ऋग्वेद से पहले यहाँ कौन था? ऋग्वेद क्या है? रिटन कंपाइलेशन ऋग्वेद है। उसके पहले ऋग्वेद मुख से चलता था। राइटिंग पहले बाद में आई है। पहले लोग उसको ओरल क्रिएट किए हैं इंफॉर्मेशन में। ऐसे तो कुरान भी ओरल आपको रिवील हुई है। कुरान लिखने से पहले क्या था? कुरान लिखने से पहले अरबिया में क्या था? डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ऋग्वेद जिस दौर में मुरतब हुई है, उससे पहले यहाँ पे ऋग्वेद क्या था? लिखी गई है, उसको ये कहते हैं 3000 3,500 साल, वो भी अंग्रेज कहते हैं। लेकिन लिखना जिस दिन है उसी दिन नॉलेज नहीं क्रिएट होता।
उसके हजारों साल पहले से ओरल ट्रेडिशन चल रहे थे, उसको बाद में कंपाइल किया गया ओरल ट्रेडिशन को। जैसे आपके कुरान का भी यही डिबेट है कि कितने प्रकार की कुरान है, और उसका जो आपके स्कॉलर्स आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि कुरान बेसिकली ओरल ट्रेडिशन से प्रिजर्व की गई है, अदरवाइज कुरान की वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि कुरान अगर चेंज हो गया तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें अल्लाह ने कहा कि कुरान की हिफाजत मैं खुद करूंगा, कुरान में एक अक्षर का चेंज नहीं आएगा, और कम से कम 73 वर्जन ऑफ कुरान है, वर्जन नहीं है, 73 वर्जन नहीं है कुरान पाक के। कुरान पाक का वर्जन एक ही है। किरात का हमारे यहाँ डिफरेंस है कि उसको बोलना मैं ना कैसे तो है। की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ। बिर्मिंगम के यूनिवर्सिटी में जो एक पेज, जो कुछ आपके पुराने और क्लासिकल अरेबिक में जो लिखे हुए वो मिले हैं पेजेस, और आज की डेट में कई अलग अलग जगह पे जो कुरान चलती है उसमें बहुत अंतर है। इसीलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 में आपने जोड़ा कि सही पब्लिशिंग हम करेंगे, चूंकि पब्लिशिंग और उसके वेरिएशन में अंतर है। कुरान पाक में जितने भी नुस्खे मौजूद हैं, पहला नुस्खा जो मुरत्तब हुआ था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में मुरत्तब हो गया था। मैं जो उसमें नहीं पहले जाना चाहता, ये अनम जी का तो वो चैनल है, आप मौजूद बोले है, नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। मैं वही ये आप 73 वाली जो बात है, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। वो आप पुराने आपके लिए कोई बात नहीं माने, आपके लिए टू नेशन थ्योरी नहीं है, आप अलग हो, हड़प्पन भी आप हो, द्रविड़ियन भी आप हो, सभी कुछ आप हो, आपकी नॉलेज का ये बेसिस है। मैं नहीं जानता इसको आगे कहां एक्सटेंड किया जाए। आसिफ साहब, मैं आपसे बस बहुत हम्बली ये बात करने जा रहा हूं कि जब आप ये ऐसे स्कॉलर्स कोट करेंगे ना, मैं आपको इसके एंटी 50 स्कॉलर्स कोट कर दूंगा। पॉइंट जो सच है कि जो आर्यन, भारत कोई एक नेशन या एक ट्राइब का नाम नहीं है, यह जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम भी एक ट्राइब और नेशन का नाम नहीं है, वरना पश्तून और पंजाबी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप ये ट्राइबलिज्म पे जाएंगे, आप और पठान अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ये इंडिया में भी यही है। साउथ इंडियन जो है और हम जो हैं, हम बेसिकली एक, अगर आप रेस के कॉन्सेप्ट में जाइएगा नहीं है, लेकिन डीएनए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक हो चुका है। इंडिया का डीएनए, सबकी जीनोलॉजी पूल हो रखी है कि इंडियन जीन्स कहां कहां तक जाता है। इंडिया इज नेवर अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेस। India has never been a concept of race. India has been a concept of idea. कि एक आइडिया क्या है कि एकम सत बहुधा वप्राहा वदंती, इसको मानने वाले लोग धीरे 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 इंडियन बनते चले गए। इंडियन कोई एक जैसा नहीं हुआ होगा कि एक वेद आया, उसने अचानक से इतने हजार लोगों को, वो एक साथ, करोड़ों लोगों को एक साथ अपने अंदर ले लिया, इतना बड़ा टेरिटरी बना दिया। एक आइडिया आया, धीरे 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 लोग जुड़ते चले गए, उसमें वैरायटी ऑफ लोग थे, वैरायटी ऑफ, इंडिया की आइडिया ही प्लूरलिज्म है। वो आपको इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि इस्लाम का आइडिया ही जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ वन यूनिटी है, बाकी आइडेंटिटी का डिस्ट्रक्शन है। इंडिया का आइडिया ही है प्लूरलिटी ऑफ आइडेंटिटीज। हम कभी नहीं कहते कि बिहारी होना, पंजाबी होना, सिख सॉरी तमिल होना, तेलुगु होना, बंगाली होना, उड़िया होना, सिक्किम होना, ये सब अलग अलग चीजें नहीं। वेद की थ्योरी इंसान के जीन्स को नहीं डिफाइन करती, वेद की थ्योरी ज्ञान को बताती है। व्हाट इज नॉलेज, जो उस नॉलेज को समझता है वो इंडियन बन जा, वो वैदिक बन जाता है। उसका वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो फलाना गॉड को मानेगा, ढिमकाना गॉड को नहीं मानेगा, तो वो जो है वैदिक लाइफस्टाइल नहीं मानेगा। और वेद के नॉलेज का कोई अंत भी नहीं है कि वो जो बोल दिया उसके अलावा नहीं है कोई, उसका नॉलेज का जो क्रिएशन है वो नहीं हो सकता। Finality of the knowledge has never been the achievement of Indians. Birth of the knowledge is the Indian achievement. इन वेद की थ्योरी ने मैराइट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी को अपने अंदर लिया। वी नेवर से वी आर, वो जो आप भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वो इस्लाम को भी निगेटिवाइज कर देगा, क्योंकि कोई मुसलमान भी एक रेस का नहीं है। ये आइडिया जुडाइज्म का है। जुडाइज्म एक नेशन बनाता है, इसीलिए जूस कभी भी कन्वर्ट नहीं करते, वरना मोसेस को मानने वाले, अब्राहम को मानने वाले कन्वर्ट नहीं कर रहे। और जो लास्ट में आया, जिनको जूस ही नहीं मान रहे हैं, जूस कह रहे हैं कि हमारे लास्ट नहीं है, वो लड़ रहे हैं आपसे। क्रिश्चियंस आपसे लड़ रहे हैं कि आप हमारे लास्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो अपने नेशन के बाहर नहीं जाते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नेशन का नाम नहीं है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वही कॉन्सेप्ट है जो वेद है, जिसने कि कभी नेशन के आधार पे या जीनोलॉजिकल पूल के आधार पे लोगों को नहीं जोड़ा, उसने ज्ञान के नाम पे जोड़ा कि यदि आप इस ज्ञान से सहमत हैं तो इस परंपरा से जुड़िए। और उस परंपरा में हजारों प्रकार के लोग आते हैं। आसाम में चले जाएं, वो बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ दिखते हैं। हमने कब कहा कि हम एक नेशन बताते हैं? इंडिया इज अ सिविलाइजेशन, इंडिया हैज नेवर बीन अ नेशन। जुडाइज्म एसेंशियली, जूस हर जगह जूस ही रहता है।
उसको यहूदी ही कहा जाता है। लेकिन क्रिश्चियन हर जगह क्रिश्चियन नहीं रहता, वो फ्रेंच हो जाता है, वो जर्मन हो जाता है। इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं। जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फ्रेंच से अलग कर दिया, जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जर्मन से अलग कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया इस थ्योरी से कभी पीस नहीं रहेगा और यूरोपियंस आपस में लड़ मरे। और जब उनको ये बात समझ में आई, जिसको आप सेक्युलरिज्म कहते हैं ना, वो न्यूट्रलिटी ऑफ रिलीजन नहीं होता है, वो होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट का मतलब है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और पॉलिटिकल आइडेंटिटी उन्होंने ये माना कि हमारी जो हिस्ट्री है उससे डिटरमाइन होती है। इसीलिए रेनेसां वाज द रिवाइवल ऑफ आर्ट, कल्चर, म्यूजिक। आपको जाना पड़ेगा रेनेसां की तरफ, वरना कोई भी शक्ति आपके यहां पे पीस नहीं ला सकती। एक बुक है परपेचुअल पीस। यदि आप आंखों में एक चीज ढूंढते रहेंगे, वही आपकी आंखें ढूंढेंगी। देयर इज अ बुक बाय इमैनुअल कांट, द नेम ऑफ द बुक इज द परपेचुअल पीस, द फिलोसॉफिकल स्केच। उसी को पढ़ लीजिए, आपको ज्यादा सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं तो भारत का वो दे ही नहीं रहा आपको स्कॉलर्स, क्योंकि इंडियन स्कॉलर्स को तो आप छोड़ चुके हैं। दूसरी किताब का भी नाम मैं दे रहा हूं, आप पढ़ ले, द कॉमनवेल्थ बाय हॉब्स, मेरे ख्याल से। तीसरा पढ़ लीजिए आप, द कॉमन सेंस बाय थॉमस। वो ये सारे आपको बताते हैं कि कैसे अब्राहमिक फेथ से नेशनलिज्म को आप अगर अलग नहीं करोगे, सबको क्रिश्चियन बनाने जाओगे और बाकी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश करोगे, कभी पीस में नहीं रहोगे। एंड हेंस केम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकनिज्म, हेंस केम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन में, जब तक आप रिलीजन में से पॉलिटिकल पावर अलग नहीं करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का जन्म नहीं होगा। और आप दुनिया की पहली कौम हो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन भी ले रखा है, कुरान भी ले रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन होने का पहला कंडीशन होता है, जाके किसी भी प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी से या लॉ के प्रोफेसर से बात कीजिए, पॉलिट साइंस के। फर्स्ट कंडीशन ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आपके यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ होता है सेक्युलरिज्म से। मुझे कहीं और जाना है, मैं लेट हो गया। आसिफ साहब, फिर बात करेंगे फिर कभी, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि मेरी तरफ से कोई आपको बुरी लगी हो बात, तो मैं क्षमा चाहूंगा, मगर फिर मिलेंगे हम आपसे। ओके सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और Always. ये वाला जो सेशन है, हम दोबारा से इसको कंप्लीट करेंगे, जो चीजें मिसकंसेप्शन है दोनों तरफ से, हाँ, क्योंकि मेरे आसिफ साहब के दरमियान में साथ भी तो कुछ ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल, मेरे पास भी दिमाग में ऐसी चीजें आ रही हैं जो मुझे सुननी है, जाननी है, पूछनी है। तो मैं दोनों तरफ की राय दोबारा से लेना चाहूंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर से डिबेट करेंगे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर।